गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे और जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। ये लेसन 1 चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का ये पार्ट 3 लेकर आए हैं आपको। ठीक है, ये पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमें जियोमॉर्फोलॉजी में भूमि की आकृति, संरचना और उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। क्या करना है? उसकी आकृति, संरचना और क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो हमने सबसे पहले देखा कि संपूर्ण पृथ्वी को जानने से पहले उस धरा को तो नमन कर लेते हैं, उस माँ को तो नमन कर लेते हैं जिसे हम भारत माँ कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसमें कितने स्टेट हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टेट की बात करी, राज्य की बात करी, तो कितने राज्य हैं? 29 - 1 = 28। यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और यदि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पिछले लेक्चर को जाकर देख सकता है। सेकंड पॉइंट पर हमने बात करी कि इसमें कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या होता केंद्र शासित प्रदेश, उसको भी क्लियर किया। क्या उसमें केंद्र की भूमिका रहती है, उसको भी क्लियर किया। टोटल कितने हैं? 7 थे +2 हुए = 9 - 1 हुआ = अब कितने हैं? 8। ठीक है, ये कौन सा +2 है, कौन सा ये -1 है, ये आपको हम विस्तार पूर्वक पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने कर लिया वो आपकी मुट्ठी में रहना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर जो हमने चर्चा की है, जो तीसरा पॉइंट लेकर आए हैं, तो पृथ्वी के बारे में जो इसकी भूमि की आकृति है, इसकी संरचना है, इसका जो निर्माण हो रहा है, इसमें जो पर्वत बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, तो दो प्रकार से भूमि को जान सकते हैं, पृथ्वी को जान सकते हैं। एक तो ऊपरी भाग और एक इसका आंतरिक भाग। जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है माता के गर्भ से, उसी प्रकार से माता के गर्भ में, धरती के गर्भ में से ही पर्वत, पठार, इन सब का निर्माण होता है, इसकी हलचल के कारण ही। ठीक है, तो इसके आंतरिक स्वरूप से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में या वनडे एग्जाम में नहीं आते हैं। हाँ, जो मेंस एग्जाम होता है ISPSS का, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी इसके बेस को जानना जरूरी है। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? आंतरिक भाग के विषय में जानकारी देना स्टार्ट किया था। तो आंतरिक भाग के विषय में जो हम जानकारी दे रहे थे, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। देखो, आंतरिक भाग के विषय में जो हमने मुद्दा उठाया था, टॉपिक डाल लीजिए आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग। ठीक है, आंतरिक भाग को आप दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, देखिए नोट्स जो है ना, नोट्स आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो बैच है आपका, ये ना केवल इन आने वाली वैकेंसियों के लिए है, बल्कि देश की और प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए भी है। तो कलम तो आपकी चलनी चाहिए, ये तो श्योर है। अब प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने क्या किया था, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज
और तरबूज पर क्या होती हैं, इस प्रकार से धारियां होती हैं, इस प्रकार से तरबूज पर क्या होती हैं, धारियां होती हैं। और जब तरबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो हमने क्या कहा था, तरबूज वाला तरबूज की एक फांक कट कर देता है और कहता है बाबूजी अच्छा लगे तो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसकी एक वृत्तीय कार्ड बनाई थी, इसकी एक वृत्तीय कार्ड बनाई थी और यहाँ पर इसको ऊपरी भाग को हमने श्याल कहा था। क्या कहा था, श्याल। इसी को क्रस्ट भी कहते हैं, इसी को क्रस्ट भी कहते हैं, इसी को ऊपरी भाग भी कहते हैं, इसी को भूपर्पटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, यही क्या है, भूपर्पटी है, भूपर्पटी है, ठीक है। और यही क्या है, यही आपका श्याल है, ठीक है। विस्तार पूर्वक बात करेंगे इसके विषय में कि क्या है श्याल। अब इसको मेंटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। इसी को आप मध्य भाग भी कह सकते हैं, मध्य भाग भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को सीमा भी कहते हैं, सीमा, MA, ठीक है। और वहां जो कुछ किताबें हैं, कुछ किताबों में इसको जो श्याल है, जो श्याल है उसको ऐसे लिखा हुआ है, श्याल, ठीक है। और सीमा को इस प्रकार से लिखा हुआ है, सीमा, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, सीमा। यहां पर इसको कोर भी कहते हैं, यहाँ पर कोर कहते हैं। यहाँ को ये इसको यहाँ पर भूप्रपटी को ऊपरी भाग भी लिखिए, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ठीक है। ऊपरी भाग, ये मध्य भाग और ये आंतरिक भाग, ये आंतरिक या निचला भाग, ठीक है। और यहां से तीसरा पॉइंट बनता है, इसी को यहां से ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये यहां पे ले लीजिए, इसको नीफे भी कहते हैं, नीफे। और नीफे को ऐसे लिखेंगे, नीफे को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कल की बातें थी जो हमने स्टार्टिंग की थी। अप्राकृतिक तत्व के आधार पर ये क्या होता है, ताप और घनत्व के आधार पर, ताप व घनत्व के आधार पर इसको क्या है, एक ये पार्ट है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं, गुरुपर्वत बोलते हैं। एक ये ऊपर का पार्ट है, ये मध्य भाग है, और एक ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। इसको हमने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे नारियल होता है ना, जैसे नारियल होता है, नारियल के ऊपर क्या होता है, नारियल के ऊपर वो ऊपर घास घास सी होती है, जिसे क्या है छील लिया जाता है हाथ से, लेकिन उसके नीचे क्या है, कठोर भाग होता है, और उसके नीचे ब्लैक भाग होता है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, ऊपर का भाग लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये भाग एस्थनोस्फीयर है, एस्थनोस्फीयर, और ये भाग बायोस्फीयर है। इसी को बीच वाले भाग को बायोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको बीच वाले भाग को बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सभी के विषय में बात करते हैं। क्या है आंतरिक भाग, प्राकृतिक तत्व के आधार पर क्या है, अप्राकृतिक तत्व के आधार पर क्या है। ठीक है,
अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं, कौन? एडवर्ड स्वेज। कौन हुए हैं? एडवर्ड स्वेज साहब। एडवर्ड स्वेज क्या कहते हैं? इन्होंने 19वीं शताब्दी में इस प्रकार से इसके भूमि के बारे में अध्ययन किया और बताया कि जो पृथ्वी है वो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, पृथ्वी को प्राकृतिक तत्वों के आधार पर इस प्रकार से स्टडी करेंगे, इस प्रकार से बांटेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। पहला पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 19वीं शताब्दी में एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी। इनके अनुसार प्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर। फर्स्ट क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है, अब डालिए नंबर 1, यहीं से सारी बातें हम निकाल के लेके आएंगे। नंबर 1 डालिए क्रस्ट। ठीक है, नंबर 1 क्या है? क्रस्ट। तो टेस्ट लगा लिखेंगे क्रस्ट में यह परत सबसे ऊपरी परत है। इसी पर मानव गतिविधियां होती हैं। इसको ऊपरी भाग या भूप्रपटी कहते हैं। इस परत में श्याल तत्वों की अधिकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे SiAl, ए बड़ा एल छोटा। ठीक है, इज इक्वल टू, जहां आपने ब्रैकेट में लिखा SiAl तो लिखेंगे डैश लगा के, ये क्या है? सिलिकॉन है। और जहां एल्यूमिनियम लिखा है वहां डैश लगा लिखेंगे, ये एल लिखा है वहां एल्यूमिनियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम है। श्याल तत्व की अधिकता है। ब्रैकेट बंद करेंगे। इस परत का स्वभाव अम्लीय है। इस परत का स्वभाव कैसा है? अम्लीय है। नंबर 2 लिखेंगे मेंटल। दस लिखेंगे इसे मध्य भाग या सीमा भी कहा जाता है। इस परत का स्वभाव क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। जिसमें सीमा से तात्पर्य सिलिकॉन,
वह मैग्नीशियम है। Ma का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से है। अर्थात अर्थात इस भाग में सीमा तत्व की अधिकता है, अर्थात इस भाग में सीमा तत्व की अधिकता है। नंबर 3 डालेंगे कोर, नंबर 3 डालेंगे कोर, लिखेंगे इसे, इस परत को आंतरिक परत या निचली परत भी कहा जाता है। इस परत को आंतरिक परत या निचली परत भी कहा जाता है। इस परत में नीफे, इस परत में नीफे तत्वों की अधिकता है, इनकी नीफे तत्वों की अधिकता है। इस परत में नीफे तत्वों की अधिकता है, जहां नीफे से तात्पर्य निकिल व फेरस से है, निकिल व फेरस से है, ठीक है। इस परत का स्वभाव, इस परत का स्वभाव चुंबकीय है, इस परत का स्वभाव चुंबकीय है। नीचे नोट करके लिखेंगे, नीफे के बारे में नीचे नोट करके लिखेंगे, निकिल व फेरस, निकिल व फेरस, Fe को फेरस बोलते हैं लोहा। निकिल व फेरस गर्म गलित अवस्था में होने के कारण, निकिल व फेरस गर्म गलित अवस्था में होने के कारण या लिखेंगे गर्म गलित अवस्था में होने के कारण या तरल व ठोस, तरल व ठोस होने के कारण इसे प्लाज्मा की अवस्था कहा गया है। ना तो ये तरल है और ना ठोस है, गर्म गलित है, इसे प्लाज्मा की अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये एडवर्ड स्विच क्या कह रहे हैं, एडवर्ड स्विच कह रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, इस पार्ट में सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की अधिकता है, ठीक है। तो यहां से कह रहे हैं इस पार्ट में क्या कह रहे हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है, और इस पार्ट में कह रहे हैं निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए मेंटल में निम्न में से कौन सा तत्व है और कौन सा तत्व नहीं है। यहां पर एक नोट करके बात देखेंगे, जो ऊपरी वायुमंडल है, जो ऊपरी वायुमंडल है, तो उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन तत्व भी क्या है, वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे क्रस्ट में ऑक्सीजन तत्व की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अब लिखेंगे नेक्स्ट अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग, लिखेंगे ताप व घनत्व के आधार पर, ठीक है। और ये चित्र आपने बना लिया होगा, चाहे तो आप इसको दोबारा भी बना लीजिए, ठीक है। जल्दी से बनाइए। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर ताप व घनत्व के का आधार लिया है। इसमें क्या है, ये चित्र बना लीजिए। ऊपर के पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये वो पार्ट है ऊपर का जहां हम रहते हैं या हम रहते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। लिखेंगे इसमें एडवर्ड स्वेज के पश्चात, यहां पर कौन है, एडवर्ड स्वेज है। एडवर्ड स्वेज के पश्चात हैरी हेस का, एडवर्ड स्वेज के पश्चात हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया।
हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में जाने पर तत्वों की सघनता के कारण ताप व दाब, क्या है, ताप व दाब बढ़ते जाते हैं। ताप टेम्परेचर व डेंसिटी, दाब बढ़ते जाते हैं, ताप व दाब बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ऊपरी भाग पृथ्वी को 3 प्रकार से विभक्त किया है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा एस्टेनोस्फीयर और तीसरा बायोस्फीयर। ठीक है, तीसरा बायोस्फीयर। जल्दी से लिखिए। लिखा तो पहला लिखिए लिथोस्फीयर, पहला पॉइंट लिखिए लिथोस्फीयर। इसको रफ कर देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें यहाँ पर बोर्ड की। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या है, यदि हम आधुनिक सिद्धांत के अनुसार और हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दोनों को मिक्स कर देखें तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक है, जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है, ये इस प्रकार से लिथोस्फीयर के अंदर जल और स्थल, ये स्थल खंड है और ये क्या है, जल खंड है। तो दोनों आते हैं, स्थल खंड और जल खंड, ये दोनों आते हैं। तो लिखेंगे नंबर 1 लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में लिखेंगे इसके अंतर्गत स्थल व जल, इसके अंतर्गत स्थल व जल दोनों भागों को रखा गया है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के अलावा जो आपने पढ़ा था अभी, ग्रेनाइट चट्टानों को देखा जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों को देखा जाता है, या ऐसा कह सकते हैं ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, जिसके कारण इसे मजबूत परत भी कहा जाता है। नंबर 2 लिखेंगे एस्ट्रोस्फीयर। ठीक है, नंबर 2 एस्ट्रोस्फीयर या पायोस्फीयर। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या बोला था इसको, सीमा है ना, सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अलावा बेसाल्ट चट्टानों को देखा जाता है। इसे दुर्बल परत भी कहा जाता है। नंबर 3 लिखेंगे बायोस्फीयर। क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, लिखेंगे इसे गुरु परत भी कहते हैं। इसमें निकिल और फेरस गर्म गलित अवस्था में पाए जाने के कारण इसे प्लाज्मा भी कहा जाता है। प्लाज्मा, यहां पर इस गर्म गलित अवस्था को प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, जिसे लिखेंगे
नोट या निष्कर्ष, नीचे नोट लिखेंगे या निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभ में, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभ में यह है गैस और तत्वों का गोला थी, यह गैस और तत्वों का गोला थी। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ कम भार वाले, कम भार वाले तत्व बाह्य भाग में विस्थापित हुए, जबकि अधिक भार वाले तत्व, अधिक भार वाले तत्व केंद्र में विस्थापित हुए, ठीक है, जैसे यहां पर है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट डालेंगे इसमें गति और ऊर्जा, अगला पॉइंट डालेंगे गति और ऊर्जा, और पिछला ही जो अभी टॉपिक आपने लिया है वही इसका बेस बनेगा, गति और ऊर्जा, ठीक है। देखिए तो डालेंगे पृथ्वी की गति और ऊर्जा। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों, पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। इस प्रकार से आपने बचपन से लेकर आज तक कई बार पढ़ा होगा कि इस प्रकार से चक्कर लगा रही है। लेकिन अभी अभी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अभी अभी कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा, उससे हम ये नया टॉपिक बनाया है पृथ्वी की गति और ऊर्जा, और बहुत गहरी जानकारी और एक न्यू जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। पृथ्वी की गति और ऊर्जा, अभी अभी आपने सीखा कि ये क्या है, ये पृथ्वी का वृत्तीय काट है, ये पृथ्वी की वृत्तीय काट है, ठीक है, ये पृथ्वी की वृत्तीय काट है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ तत्व कैसे हैं, हल्के हैं, तत्व कैसे हैं, हल्के हैं। यहाँ पर क्या है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, और क्या है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। और यहाँ तत्व क्या है, ये हल्के होने के कारण ये दूर दूर रहेंगे, यहाँ कण कैसे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर की बात करेंगे, यदि हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और डेंसिटी, घनत्व क्या रहेगा, वो भी कम रहेगा, ठीक है। गति और ऊर्जा को डालिए और इस डायग्राम को बनाइए, गति और ऊर्जा, ठीक है, बनाइए, क्या पहले समझिए। अब जैसे जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ चलेंगे तो अंदर की तरफ देखेंगे कि ये क्या है, ये ब्लैक कलर की क्या है, ये अलग कलर ले लेता हूं, ठीक है, ये तो ऊपरी कलर ले रखे थे, लेकिन यहां इस बार क्या है, ये तत्व थोड़ा सा पास पास में है, क्या है, थोड़ा पास पास में है, ये पास पास में है, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम भी है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और डेंसिटी भी थोड़ी सी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम बात करें निकिल और फेरस की, तो वो क्या है, वो पास पास में है, वो क्या है, वो पास पास में है। तत्वों की सघनता क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तत्वों की सघनता क्या है, ज्यादा है। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। देखिए तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ अत्यधिक होगा,
और डेंसिटी भी क्या होगी, अत्यधिक होगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, ये ऊपर का जो भाग है, आप ये मान लीजिए, मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, ये देखिए, पृथ्वी को ब्लू ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भाग क्या है, ये ऊपर का भाग है, ये बीच का भाग क्या है, ये मेंटल वाला भाग है, और ये क्या है, ये कोर है व्हाइट वाली। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हमने किया है, तो ये ताप के कारण ये क्या है, ये अलग स्पीड से घूमेगी। ये क्या है, ये अलग स्पीड से घूमेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और ये जो पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट, मेंटल वाला पार्ट क्या है, ये इसकी अपेक्षा ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से घूमेगा। कारण क्या है, ताप और घनत्व। लेकिन ये जो निचला पार्ट है, ये फुल स्पीड में घूमेगा। ये क्या है, फुल स्पीड में घूमेगा। तो यही टॉपिक है पृथ्वी की गति और ऊर्जा। जल्दी से इस चित्र को बनाइए, फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हुआ। अब देखिए, यहां से ये जो परत है, जब ये परत घूमेगी, ऊपर की परत घूमेगी, अब ये जब ऊपर की परत घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है, और नीचे की परत क्या है, स्पीड से घूम रही है, तो यहाँ इनके बीच में एक टेम्परेचर और उत्पन्न होगा। ठीक है, जो उत्पन्न होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे, जो ऊर्जा रिलीज होगी उसे भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। भूतापीय ऊर्जा, उसे क्या बोलेंगे, भूतापीय ऊर्जा। और ये कौन सी परत है, ये कौन सी परत है, इस परत को कहा है क्या, क्रस्ट। ठीक है, ये क्या है, क्रस्ट है, और ये क्या है, ये मेंटल है। क्या है, मेंटल है। ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ऊर्जा रिलीज हो रही है, वो ऊर्जा क्या है, और ऊर्जा इनकी गतियों के कारण। ठीक है, तो ये ऊर्जा कौन सी है, भूतापीय ऊर्जा, सॉरी, ये जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा यदि इकट्ठी कर ली जाए, ये ऊर्जा यदि इकट्ठी कर ली जाए तो फ्री में बिजली बन सकती है। लेकिन क्या है, जहां पर जैसे जापान जैसे क्षेत्र में तो ये इकट्ठी कर ली जाती है, जहां से खुद ही ये एनर्जी बाहर निकलती है। यदि भारत में इसको निकालना होगा, इस ऊर्जा को निकालना होगा, भूमि के गर्भ से ऊर्जा निकालना होगा, तो क्या है, उसमें एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा आ जाएगा। और इस ऊर्जा को जिस प्रकार से सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भंडार कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, इसी प्रकार से भूतापीय ऊर्जा को, जियोथर्मल एनर्जी को भी अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से ये जो पार्ट है, कौन सा, मेंटल और कोर, ये क्या है, ये कोर है, ये क्या है, कोर है। मेंटल और कोर के बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी, ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी। जल्दी से इसे नोट कीजिए। हुआ। ठीक है, तो ये रही आपकी जियोथर्मल एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहां से क्या बात निकल के आई, यदि हम यहां से देखें, तो ये जो परत है, जो ऊपर की परत है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी, यानी कि कम गति होगी। क्या होगी, कम गति होगी। और यहाँ मध्यम गति होगी, यहाँ मध्यम गति होगी, और यहाँ क्या है, तीव्र गति होगी। यहाँ क्या है, तीव्र गति होगी। ये बातें समझ में आई। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नीचे, ये चित्र बना लीजिए, बनाना है तो स्पीड क्या होगी, ये कम होगी, ये मध्यम गति होगी, ये तीव्र गति होगी। यहाँ पर तो लिखेंगे, पृथ्वी की परतों में तत्वों के केंद्रण
और घनत्व व ताप के कारण, घनत्व व ताप के कारण पृथ्वी की परतों में, पृथ्वी की परतों में, पृथ्वी की परतों में गति में समानता नहीं है, गति में समानता नहीं है, जिसमें ऊपर की परत कम गति से, मध्य की परत मध्यम गति से और निचली परत तीव्र गति से घूमती है, तीव्र गति से घूमती है, जिसके कारण परतों के मध्य, जिसके कारण परतों के मध्य घर्षण से या फ्रिक्शन से, जिसके कारण परतों के मध्य घर्षण से एक ताप उत्पन्न होता है, एक ताप उत्पन्न होता है, जिसे निम्न प्रकार देखा जाएगा, जिसे निम्न प्रकार देखा जाएगा डैश क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में उत्पन्न ताप को भूतापीय ऊर्जा ब्रैकेट में जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी तथा मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है, जो कि अक्षय ऊर्जा का भंडार है, जो कि अक्षय ऊर्जा का भंडार है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा का भंडार मतलब जिस जो कभी समाप्त न हो सके। वैसे समाप्ति के तो होते हैं, जैसे सूर्य से मिलने वाली एनर्जी भी क्या है, उसके एक समय है कि उस समय क्या है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जो सूर्य और इसके भावी रूप को क्या है डॉग स्टार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अक्षय ऊर्जा का भंडार है। ठीक है, तो ये बात समझ आई पृथ्वी की गति और ऊर्जा। अभी तक आप केवल एक ही गति को जानते थे जो सन के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा इन तत्वों की सघनता के कारण, इन तत्वों की सघनता के कारण जब पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, क्रस्ट के ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे ही हम मेंटल की तरफ जाते हैं तो क्या है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, और जब हम यहाँ पर जाएंगे कोर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला टॉपिक इसमें अगला टॉपिक लिखिए IUGG। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए IUGG। ठीक है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिस एंड जियोफिजिक्स देखिए क्या है, IUGG एक डिपार्टमेंट है, IUGG डिपार्टमेंट है जो बेल्जियम में ब्रुसेल में स्थित है। अब ये क्या करता है, ये IUGG डिपार्टमेंट जो है, अभी ये पृथ्वी के बारे में जो आंतरिक रूप से हमने आपको बताया है, ये तो केवल एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बताया है, लेकिन पृथ्वी के अंदर गर्भ में क्या चल रहा है। यदि सपोज करो आप
एक पीढ़ी है, आपने अच्छा मकान बनाया और आपने क्या है अच्छी दुकान बनाई, आपके खेत खलिहान सब अच्छा प्रकार से चल रहा है, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में चल रहा है, और वहां से क्या है 1 करोड़ पृथ्वी मिली और सारा तहस नहस। यदि आपको पूर्व में ही इसकी सूचना मिल जाए, तो आप कुछ ना कुछ वहां से शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी आपने, तो उसमें क्या है, जो जैसे हस्तिनापुर का क्षेत्र है, ये भी कई बार क्या है तबाह हुआ है। ऐसे मोहनजोदड़ो पिक्चर में दिखाया गया है कि वहां पर नदी ने क्या है अपने बहाव के कारण उस पूरी सभ्यता को जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस पूरी संस्कृति को सभ्यता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी IUCG डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में ये संपूर्ण विश्व को जानकारी देगा। ठीक है, संपूर्ण विश्व को क्या करेगा, जानकारी देगा। तो लिख लीजिए इसके विषय में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिस एंड जियोफिजिक्स लिखेंगे। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में समस्त संसार को जानकारी देने वाला डिपार्टमेंट है, जिसकी स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम, और बेल्जियम में की गई है, जिसकी स्थापना ब्रुसेल्स और बेल्जियम में की गई है 1919 में। कब की गई है? 1919 में। अब ये कहां पर है, देखिए ये आपका यदि हम बनाए इसमें, ये क्या है, ये आपका पुर्तगाल है, और ये क्या है, ये आपका पुर्तगाल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रांस है, और ये स्पेन है। ठीक है, स्पेन है। अब यहाँ पर जर्मनी है, क्या है, ये जर्मनी है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये बेल्जियम है, क्या है, बेल्जियम, ये बेल्जियम है, और यहाँ पर इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। इसके ऊपर यहाँ पर नीदरलैंड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, समस्त संसार में पृथ्वी के गर्भ में क्या चल रहा है, उसके आंतरिक भाग में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे नोट करके लिखेंगे आईयूजीजी ने बताया कि पृथ्वी की परतें जो 3 परत आपने देखी है, पृथ्वी की परतों में आंतरिक रूप में जाने पर गुणधर्म चेंज हो जाते हैं। आंतरिक रूप में जाने पर गुणधर्म चेंज हो जाते हैं जब एक परत के गुण दूसरी परत में दिखाई देते हैं। तो इसे असंबद्धता कहते हैं। बद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी, इसे असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्लियर हुआ है
कई बार हिंदी में कोई बात क्लियर ना हो तो इंग्लिश में बात क्लियर हो जाती है। जब एक परत है, एक परत है, ये एक परत ये है, आपने 3 परतों को पढ़ा, इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे मेंटल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो आईवीडी जी क्या कह रहा है कि जब एक परत के गुणधर्म दूसरी परत में दिखाई दें तो उसको क्या बोलेंगे? असंबद्धता बोलेंगे, यानी कि उसके गुणधर्म की कंटिन्यूटी वो डिस होगी है, मिस होगी है, यानी कि डिसकनेक्ट होगी है। तो जब इस परत के गुण इस परत में पाए जाएंगे, सपोज करो ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें दोनों के गुणधर्म पाए जा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या ये क्या कराएगा? इस प्रोसेस को असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है, असंबद्धता बोलते हैं। लिखेंगे इसमें असंबद्धता, असंबद्धता पृथ्वी की परतों को, असंबद्धता पृथ्वी की परतों को कई भागों में विभक्त कर देती है, कई भागों में विभक्त कर देती है, ठीक है। देखिए कैसे, असंबद्धता पृथ्वी की परतों को कई भागों में विभक्त कर देती है। देखिए सपोज करो ये है, ठीक है, अब ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये इसका ऊपरी भाग है, ये इसका मध्य भाग है। तो असंबद्धता क्या करेगी? इस पार्ट को, जो ऊपरी भाग है, इस पार्ट को अलग बांट देगी, ठीक है, और इस पार्ट को अलग बांट देगी, अब इस पार्ट को अलग बांट देगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? इस परत के गुण, इस परत के गुण और इस परत के गुण यहां पर एक साथ दिखाई देंगे, यहां पर एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या